सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 5 देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेंगे कि यार कौन से वीडियोस हम लोग ने ख़त्म कर चुके हैं अभी तक, कौन से टॉपिक्स तो ये सारे टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं। एक बार फ्लैश कर रहा हूँ मैं आप लोग के सामने। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इंश्योरेंस सेक्टर, ओके, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये सारे ख़त्म हो चुके हैं सर जी, सारे ख़त्म हो चुके हैं सर जी। अच्छा, हम लोग आज देखने वाले स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से, सिडबी से हम लोग स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो एकदम मतलब पे अटेंशन, 100% अटेंशन चाहिए मेरे को, कम से कम 1 घंटे के लिए। ओके, 1 घंटे के लिए 100% अटेंशन मेरे को दे दो। मैं तुमको तुम्हारे अंदर जो है ये कंसेप्ट जो है समा डालूंगा, ठीक है, समा जाएगा सारे कंसेप्ट। ओके, इधर आ जाओ। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिडबी देख लेते हैं। सिडबी क्या है सर? सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सर इस किस चीज़ के लिए इसको बनाया गया सर? मेरे को ये बता दो किस चीज़ के लिए ये लाया गया। देखो एमएसएमई सेक्टर्स जो है ना सर, एमएसएमई सेक्टर्स मतलब एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो छोटे मोटे और ज़्यादा मोटे नहीं, बस मीडियम साइज़ के जो एंटरप्राइजेस है ना, उनके लिए बनाया गया है ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दिन रात जो है ना सिडबी, भाई मैं बताता हूँ आपको, दिन रात सिडबी बस आँख बंद करके, जैसे मैं नहीं मेहनत करता आप लोगों के लिए, मतलब दिन और रात मिला के, तो वैसे ही सिडबी दिन और रात मिला के मेहनत करता है। किसके लिए? एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। उनको कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है, उनको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे सपोर्ट किया जाए, कैसे हेल्प कर पाए हम लोग, फिनेंशियली कह लो, मोरली कह लो, हर तरीके से। तो सिडबी देखता है वो। तो जैसे सिडबी है वैसे मैं हूँ आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है ना? आप लोग क्या हो? एमएसएमई हो। मैं कौन हूँ? मैं सिडबी हूँ। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? अब इधर आ जाओ। सिडबी का जो सेटअप हुआ है वो कब हुआ है? 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है। और ना भाई ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट से पास हुआ है, ठीक है, अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अभी उसके बाद देखो, इट एक्ट्स एज द प्रिंसिपल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या बताओ, समझो। इट एक्ट्स एज द प्रिंसिपल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब ये एक परम जगह है जहाँ से फिनेंशियल हेल्प मिलता है। किसको? एमएसएमई सेक्टर्स को, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल जगह है, प्रिंसिपल फिनेंशियल सोर्स है। समझ में आ रहा है? इधर आ जाओ। और इसका काम क्या है सर? प्रोमोटिंग फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर है? अभी इधर आ जाओ। देखो सिडबी का देख लेते हैं हम लोग। सिडबी जो है ना, सिडबीज की इनिशिएटिव्स ओवर मोर देन द पास्ट 25 years ऑफ टायरलेसली प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई, ठीक है। तो 25 साल से, लगभग पिछले 25 साल से सिडबी जो है टायरलेसली हमेशा काम करते आ रहा है फॉरवर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई सेक्टर्स। क्लियर है भाई मेरे? ओके सर, तो सिडबी क्या करता है सर? मेरे को तो इतना पता चल रहा है कि बहुत मेहनत कर रहा है सर। करता क्या है सर, ये बता दीजिए। क्यूमुलेटिव असिस्टेंस देता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव असिस्टेंस मतलब हर प्रकार का असिस्टेंस आपको मिलता है, ठीक है। और उसने अब तक ना 5.40 लाख करोड़, बेटा 5.40 लाख करोड़ मामूली अमाउंट नहीं है, इन्वेस्ट कर चुका है एमएसएमई सेगमेंट में, ठीक है। अब इधर देखो, और इससे क्या होता है सर? डायरेक्टली इम्पैक्टिंग 360 लाख पर्सन्स और एंटरप्राइजेस, ठीक है, थ्रू इट्स ब्रांच नेटवर्क अराउंड 80 ऑफिस। अच्छा, इसका जो है ना अराउंड 80 ऑफिस है, ठीक है, अराउंड 80 ऑफिस है। और इसका जो ब्रांच नेटवर्क्स है, अगर मैं ब्रांच नेटवर्क्स के बारे में बात करूँ तो ये ब्रांच, उसका जो नेटवर्क्स है ना, वो किस प्रकार से, किन से होके चैनलाइज होता है मैं बताता हूँ, बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से। तो लगभग उसका 1.25 लाख ब्रांचेस भी है अक्रॉस द कंट्री एंड 80 ऑफिसेस। क्लियर है भाई मेरे? उसके बाद देखो, एक्सटेंडिंग लोन इक्विटी एंड क्वासी इक्विटी एग्रीगेटिंग टू INR 13,689 करोड़, 13,689 करोड़, ठीक है। तो लोन देता है, इक्विटी देता है एंड क्वासी इक्विटी का भी फैसिलिटी देता है। सर ये क्वासी इक्विटी क्या होता है? क्वासी इक्विटी मतलब मैं बता दूं, इसका जो एक पर्सनालिटी नहीं होता है, पर्सनालिटी, हाँ जी, पर्सनालिटी होता है अलग ही, पर्सनालिटी होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसा, ठीक है, लेकिन उसका जो फंक्शनिंग है वो होता है इक्विटी जैसा।
इसका जो लक्षण है ना, लक्षण वो होता है डेट इंस्ट्रूमेंट जैसा, लेकिन इसका जो फंक्शनिंग होता है वो होता है बेटा इक्विटी जैसा, ओके, इक्विटी शेयर्स जैसा। तो ये 3 प्रकार का हेल्प करता है, ओके, एंड एग्रीगेटिंग टू 13,689 करोड़, ओके। इसका इतना तक तो इंजेक्ट कर चुका है एमएसएमई सेक्टर में। अभी देखो बेनिफिट किसको हुआ सर, 356 लाख डिसएडवांटेज पीपल्स को बेनिफिट हुआ है। और मोस्टली पता है भाई, मोस्टली ना उसमें वीमेंस है, मोस्टली देयर आर वीमेंस थ्रू इट्स माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस, ओके। उसका सिडबी जो है माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस करता है, जैसे हम लोग आर्मी वाले से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, वैसे ही माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस करते हैं सिडबी लोग, ठीक है, सो दैट जिनको दरकार है ना उनको सेवा दे पाए, ओके, उनको फाइनेंशियल हेल्प दे पाए, ओके। नाउ अभी देखो, डीपनिंग इट्स आउटरीच बाय नर्चरिंग एंड इवॉल्विंग मोर देन 100 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो ये क्या करता है, नर्चर करता है, नर्चर करता है। नर्चर मतलब सर जैसे आपकी मम्मी आपको छोटे से मतलब पाल पोस के बड़ा नहीं करते, उसके बाद तो आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हो मम्मी के साथ, है कि नहीं। मेरे जो जितने भी भाई लोग हैं ना, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को पता है, ठीक है। तो वैसे ही मम्मी जैसे आपको नर्चर करती है ना, वो ले 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 मेरा बाबू सोना जैसे टाइप, ठीक है। उसके बाद आपको हर शाम को आके दूध पिलाती है, या फिर हॉर्लिक्स पिलाती है, बॉर्नविटा, है कि नहीं, या फिर चाय कॉफ़ी। अभी तो बड़े हो चुके हो बच्चे, तो छोटे टाइम में तो वही पीते थे, है कि नहीं। तो सुनो, उसको कहते हैं नर्चरिंग, ठीक है। तो सिडबी जो है वो नर्चर करता था, ठीक है, और इवॉल्व किया कितना सर, कितना इवॉल्व किया सर, अराउंड 100 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाए उसने, सो दैट फाइनेंशियल हेल्प दे पाए। छोटे छोटे जगह पे बना के रख दिया भाई, सो दैट फाइनेंशियल हेल्प मिल पाए किसको, एमएसएमई सेक्टर्स को। हु हैज इमर्ज्ड एज स्ट्रॉन्ग एंड वाइबल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी सर्विंग द अनसर्व्ड, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, एक तो इधर पे है देखो माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस, और ये क्या, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। लिंक बनाओ, लिंक। सिडबी क्या है, बाप है, ठीक है, सिडबी बाप है और उसका 100 बेटे हैं। कौन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसने नर्चर वर्चर करके बनाया इनको, 100 इंस्टीट्यूशंस बनाया, ठीक है। तो 100 इंस्टीट्यूशंस बनाने के बाद उसका काम क्या है, माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस करना। तो माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस कौन करता है, किसके थ्रू इंजेक्ट करता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इंजेक्ट करता है एमएसएमई सेक्टर में। इंजेक्ट मतलब सर, इंजेक्ट मतलब पहुंचाता है टू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। समझ में आ रहा है। तो सिडबी ने 100 एमएफआईएस को जन्म दिया, ठीक है। तो एमएसआईएस जो है क्या करता है, माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस करते हैं, ओके, माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस करते हैं। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है, ओके। और किसको सर, किसको हेल्प करते हैं यार, जिसको सर्व नहीं कर पाए उसको सर्व करते हैं सर, जैसे कि माइक्रो स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर है भाई, इससे ज़्यादा इजी तरीके से भाई मेरे को नहीं लगता कोई आपको समझा पाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई। उसके बाद देखो, सपोर्टिंग मोर देन 1.16 लाख बडिंग एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। अभी सर ये आपने ये मार्क नहीं किया, हाँ तो मार्क नहीं किया, अभी भी कर रहा हूँ ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। 1.16 लाख बडिंग एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, बडिंग वडिंग क्या लगा रखा है यहाँ पे। बडिंग का मतलब क्या होता है पता है, अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, ओके, अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स जो आने वाले हैं, और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स वो भी, ठीक है, बाय इन्फ्यूजिंग स्किल्स एंड रीस्किलिंग इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो उनको स्किल्स, कैसे स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसे भी वो लोग ट्रेनिंग वगैरह देते रहते हैं। समझ में आ रहा है। हाँ, फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग बाय अडॉप्टिंग अ सिडबी प्लस अप्रोच एंड creating its subsidiary and associate institutions for providing impetus to the growth of MSME ecosystem। impetus का मतलब क्या है, impetus का मतलब मोटिवेशन करना, ठीक है, टू द ग्रोथ ऑफ MSME इकोसिस्टम। सर कैसे मोटिवेट करता है, सिडबी जो है ना वो एक अप्रोच के लेकर चल रहा है। सिडबी जो है एक अप्रोच को लेकर चल रहा है, जो कि है सिडबी प्लस अप्रोच, ठीक है, जो कि है सिडबी प्लस अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है सर, क्या क्रिएट कर रहा है, इट्स सब्सिडियरी एंड एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसका जितना हो सके सब्सिडीज बना रहा है, सब्सिडीज बढ़ा रहा है, एसोसिएट कंपनीज बढ़ा रहा है, सो दैट इट कैन प्रोवाइड हेल्प, मोर एंड मोर हेल्प टू द ग्रोथ ऑफ MSME इकोसिस्टम। समझ में आ रहा है भाई मेरे, या फिर अभी भी दिक्कत है, नहीं होना चाहिए दिक्कत, इधर आ जाओ।
developing a passionate pool of 1000 plus professionals with 22% women and 40% belonging to SC, ST and OBC categories for serving to the needs of the dynamic and consistently evolving MSC sectors. तो उसके पास कितने प्रोफेशनल्स है? अराउंड 1000 प्लस प्रोफेशनल्स है, ठीक है, जहाँ पे ना 22% वीमेंस जो है वो इन्वॉल्व है और 40% कौन सर? बिलोंगिंग टू दी SC, ST एंड OBC कैटेगरी, ठीक है। और किस चीज़ के लिए सर? फॉर सर्विंग द नीड, ओके, सर्विंग किस चीज़ के लिए? दरकार के लिए। कौन सा दरकार सर? द डायनेमिक एंड कॉन्सिस्टेंटली इवॉल्विंग MSSC सेक्टर्स के लिए। जितना जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ये MSSC सेक्टर जो है ये बढ़ता जाएगा, राइट, तो उनको हेल्प करने के लिए मेरे को और मोर एम्प्लॉयज़ तो चाहिए होता है ना, मोर और मोर प्रोफेशनल्स तो चाहिए होता है। एम्प्लॉयज़ नहीं बोलूँगा, प्रोफेशनल्स बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल्स दिया हुआ है। ओके, क्लियर है भाई मेरे? बताओ फटाफट। हाँ जी सर, पूरा क्लियर है। उसके बाद की माइलस्टोन्स है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, होमवर्क है ये। ओके, की माइलस्टोन कम्प्लीटली होमवर्क है, बस आपको देखना पड़ेगा कौन से साल में क्या दुर्घटना घटा है। दुर्घटना नहीं, अच्छी घटना घटा है, ठीक है। आ जाओ इधर। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग कि रीजनल रूरल बैंक्स जो है इसका क्या स्याप्पा है। इधर आ जाओ। रीजनल रूरल बैंक्स RRBs कहते हैं हम लोग, ठीक है, RRBs। ये RRBs और RBI अलग है भाई, ठीक है ना, याद रख पाओगे। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RRBs मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, रीजनल रूरल बैंक्स आर इंडियन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। ये कॉमर्शियल टाइप के बैंक्स हैं, मोस्टली गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है। Created with a view of serving primarily the rural areas of India with basic banking and financial services। तो ये सब जो है रीजनल रूरल बैंक्स मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने वीडियोस में, है कि नहीं? जो बच्चे बहुत रेगुलर है उसको पता होगा कि हाँ जी सर इसका हो चुका है पहले, लेकिन फिर भी मैं एक बार गो थ्रू करा रहा हूँ। किसके लिए होता है सर? ये होता है ना बेटा रूरल एरियाज़, जो कि मतलब गांव वाले सेक्टर्स है, ठीक है, अनडेवलप्ड एरियाज़ है, वहाँ पे ये बैंक सेटअप है सो दैट उनको फिनेंशियल हेल्प कर पाए। ओके, बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं उधर पे, बैंकिंग सर्विस देते हैं। बैंकिंग सर्विस मतलब जैसे कि खाता खोलना, जैसे कि अकाउंट खोलना, सेविंग अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल दिस, ठीक है। अभी सुनो, इसका जो है इधर से देख लेते हैं हम लोग। द एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ RRBs इज लिमिटेड टू द एरियाज इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, RRBs कहाँ कहाँ सेटल्ड हैं, कहाँ कहाँ वो लोग काम कर रहे हैं ना, वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड है। और कौन रिस्ट्रिक्ट करके रख रहा है भाई मेरे? रिस्ट्रिक्ट कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा कि इतना एरिया में बेटा आपको काम करना है, ठीक है। तो MCQ में पूछ सकते हैं, याद रख पाओगे ना भाई? एकदम पाएंगे सर, क्यों नहीं पाएंगे। अभी देखो उधर पे क्या लिखा है, इसमें थोड़ा फंक्शंस देख लेते हैं RRB का। ओके, क्या बताया कि प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। मैंने ये पहले भी बोल चुका हूँ, रूरल मतलब कम्प्लीटली बैकवर्ड एरिया एंड सेमी अर्बन मतलब थोड़ा उसमें बैकवर्ड बाकी है, पूरा अर्बन नहीं हुआ है जगह, थोड़ा सेमी अर्बन है, मतलब थोड़ा अर्बन थोड़ा रूरल। मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि मम्मी आपको नहीं बोलती कभी कभार एक नंबर का जानवर है तू, तो आप क्या हो चुके हो? सेमी ह्यूमन बीइंग, थोड़ा ह्यूमन बीइंग और थोड़ा जानवर का क्वालिटी है आप में, समझ में आ रहा है? तो वैसा ही है बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़, ठीक है। रूरल एरियाज़ में तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ देता ही है और सेमी अर्बन एरियाज़ में भी फैसिलिटीज़ देते हैं। और देखो ये ना गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के काम में हाथ भी बटाता है। देखो कितना अच्छा बात है, देखो रीजनल रूरल बैंक्स जो है गवर्नमेंट के काम काज में हाथ भी बटाता है। कैसे? कैरिंग आउट गवर्नमेंट ऑपरेशंस लाइक डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस, जो कि देखो यार गवर्नमेंट के जो बहुत सारी योजना नहीं होते हैं, तो योजना के तहत बोलते नहीं कि आपको इतना रोज़गार मिलेगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रास। तो गवर्नमेंट जो योजना रहता है ना, तो किसके लिए होता है? क्या बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसानों के लिए होता है, या फिर ये जो वर्कर्स है, हाँ जी, जो डेली का काम काज करके अपना डेली का जो खर्चा पानी है वो जुगाड़ता है, ठीक है, तो उन बंदों के लिए होता है कि नहीं? तो उनका जो पेमेंट होता है ना, वो किस प्रकार से होता है? बैंक के थ्रू से होता है। उनका वेजेस जो है, लेबरर्स का जो वेजेस है किस प्रकार से मिलता है? बैंक के थ्रू से। कौन से बैंक सर? रीजनल रूरल बैंक्स। अभी वो लोग अर्बन एरियाज़ पे तो रहते नहीं होंगे ऑब्वियसली, है कि नहीं? रूरल एरियाज़ में रहते या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में रहते, तो वहाँ पर सेटअप है रीजनल रूरल बैंक्स, तो वहाँ पर जाके आप लोग अपना वेजेस जो है वो कलेक्ट कर सकते हो।
अभी देखो, प्रोवाइडिंग पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज़ लाइक लॉकर फैसिलिटीज़, लॉकर सिस्टम भी देता है रीजनल रूरल बैंक, कितना अच्छा है। लॉकर फैसिलिटीज़, डेट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ओ माय गॉड, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग वाला फैसिलिटी भी मिलता है, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई एक्सेट्रा सब मिलता है भाई मेरे, ठीक है। और स्मॉल फिनेंशियल बैंक्स, ओके, स्मॉल फिनेंशियल बैंक्स मतलब दे एक्ट एज अ स्मॉल फिनेंशियल बैंक, छोटा मोटा रकम आप ले सकते हो, फिनेंशियल हेल्प ले सकते हो उस बैंक से लोन के प्रकार में, ठीक है। उसके बाद इधर पे आ जाओ फटाफट, एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एन ऑर्डिनेंस पास बाय 26, ये एक ऑर्डिनेंस के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया, समझे। रीजनल रूरल बैंक ऑर्डिनेंस के तहत इसको पास किया गया था, ओके, 26 सितंबर 1975 को, ओके। किस चीज़ के लिए सर? टू प्रोवाइड सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स, ठीक है। बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ किन किन के लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए और अदर रूरल सेक्टर्स के लिए, ओके। इधर से फटाफट देखना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, फिर भी देख लेंगे, फटाफट आ जाओ। एज अ रिजल्ट 5 रीजनल रूरल बैंक्स वेर सेट अप ऑन 2 अक्टूबर 1975, गांधी जयंती, ठीक है। 5 रीजनल बैंक सेटअप कहाँ पे हुआ है? हाँ जी, 2 अक्टूबर को 1975, ओके। 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर क्या रहता है? ऑब्वियसली गांधी जयंती, तो तब सेटअप किया गया था। प्रथमा बैंक, द प्रथमा बैंक हेड ऑफिस एट मुरादाबाद, कहाँ पे हुआ था प्रथमा बैंक, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ पे था? मुरादाबाद में, विथ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 करोड़ एट इट्स स्टार्टिंग, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना था? सबसे पहले कौन सा बैंक हुआ था बताओ फटाफट? प्रथमा बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक सर? रीजनल रूरल बैंक। कब सर? गांधी जयंती को। कौन से डेट में सर? 2 अक्टूबर 1975। सर इसका हेड ऑफिस कहाँ पर था? मुरादाबाद, यूपी। सर उसका ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना था? ऑथोराइज्ड कैपिटल था 5 करोड़, ठीक है। अभी इधर आ जाओ। एज ऑन 2 अक्टूबर 1975, आउट ऑफ द रिमेनिंग 4 RRBs इन द कंट्री, वन वाज सेट अप एट मालदा in West Bengal, ठीक है। मालदा is a very popular place in West Bengal, under the name Gaur Gramin Bank, which was the first RRB in eastern region of India। अभी देखो, सबसे पहला बैंक कब सेटअप हुआ था? 1975 को, और दूसरा वो भी 1975 को। ऑब्वियसली 5 बैंक सेटअप हुए हैं 1975 को, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहला जो बैंक सेटअप हुआ था, एक एक करके सेटअप करेंगे ना, सारे साल में, पूरे साल में एक दिन में सब सेटअप थोड़ी ना कर देंगे, तो एक एक करके सेटअप करें। सबसे पहला बैंक हुआ था प्रथमा बैंक, कहाँ पे हुआ था? प्रथमा बैंक हुआ था कहाँ पे? मुरादाबाद, यूपी में, ठीक है, जिसका ऑथराइज कैपिटल था 5 करोड़, ठीक है। और सेकंड जो है वो मालदा में हुआ था, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये पहला RRB बैंक है ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में, कलकत्ता कहाँ पे गिरता है? ईस्ट में ना, तो ईस्टर्न रीजन में सबसे पहला बैंक था ये, मालदा में था। और बैंक का नाम बताओ? गौर ग्रामीण बैंक, ठीक है। पहला वाला का नाम है प्रथमा बैंक, और सेकंड का नाम है गौर ग्रामीण बैंक। क्लियर है भाई मेरे? अभी नेक्स्ट आ जाओ फटाफट, 2 ही दिए हैं, ठीक है। इधर आ जाओ। The current structure of RRB is that central government owns 50%, sponsorship banks holds 35%, state government holds 15%, ये उसका स्टेक होल्डरशिप है, ये पढ़ लियो। उसके बाद रिलेवेंट सेक्टर भाई इधर से आ जाओ। देयर आर 56 ऑपरेशनल्स RRBs एंड द रोड मैप इज़ टू ब्रिंग दैम डाउन टू 38 और बिलो। तो देखो पहले क्या है ना, देखो यहाँ पे जो है 56 ऑपरेशनल्स RRB बैंक है, ओके। इसको हम लोग 38 तक लेकर जाने का सोच रहा है, प्लान कर रहा है, ठीक है। कौन प्लान कर रहा है? फिनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, फिनेंस मिनिस्ट्री प्लान कर रहा है। अभी सर 38 तक कैसे हो जाएगा? इसका जो स्पॉन्सर्ड बैंक्स है ना, स्पॉन्सर्ड बैंक्स, देखो मैंने बताया था RRB में, पकड़ लो ये RRB है, RRB वाला बैंक है, ओके। इसमें डिवीज़न है ना, इसमें क्या है? 50% लेकर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्पॉन्सर्ड बैंक्स लेकर रखा है 35%, और नॉर्मल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 15%, ठीक है। तो वो लोग सोच रहे कि 56 से हम लोग 38 कैसे करें। थोड़ा कुछ बैंक्स जो है ना वो स्पॉन्सर्ड बैंक्स के साथ हम लोग सोच रहे कि मर्जर करा दे। सम RRBs विल बी मर्ज्ड विद देयर स्पॉन्सरिंग बैंक्स, ठीक है। क्लियर है भाई मेरे? दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में फटाफट देख लेंगे हम। यहाँ पर मार्क नहीं करा है, अभी मैं मार्क करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक देख लेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है? कोऑपरेटिव बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस एंड डीलिंग इन ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस लाइक अदर बैंक्स
द कोऑपरेटिव बैंक्स फाउंडेड बाय कलेक्टिंग फंड्स थ्रू शेयर्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन्स। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी बैंक्स के जैसे ही होते हैं, ठीक है, लाइक अदर बैंक्स। तो एक कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, वो स्टैब्लिश कैसे होते हैं? हाँ जी, स्टैब्लिश कैसे होते हैं? ये स्टैब्लिश होते हैं थ्रू फंड्स। ये जो बैंक्स है ना बेटा, ये शेयर इशू करता है, समझ में आ रहा है ना। तो फाउंडेड बाय कलेक्टिंग फंड्स थ्रू शेयर्स, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन्स। समझ में आ रहा है, लोन्स भी ग्रांट करते हैं, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, समझ में आ रहा है। और ये देखो, ये डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, समझ में आ रहा है। डिमांड डिपॉजिट मतलब अभी का अभी मेरे को चाहिए, पैसा निकालो, ये वाला चीज़, ठीक है। नॉर्मल जो है ना, जैसे कि डिमांड ऑफ डिपॉजिट मैं आपको बता दूं, बैंक में आप जाते हो और आप डिमांड करते हो मेरे को पैसा चाहिए, निकाल दो, मेरा ही पैसा है दो, तो बैंक दे देते हैं ना आपको पैसा। तो वैसा ही उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो कि बैंक्स नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन हम लोग NBFC कह सकते हैं, जहाँ पे ना डिमांड डिपॉजिट नहीं चलता। मतलब आप पैसा तो वहाँ पे जोड़ सकते हो, लेकिन बेटा पैसा जो है ना, आप टाइम टू टाइम आपके मर्जी के हिसाब से निकाल नहीं सकते। वो आखिर में पढ़ेंगे हम लोग, बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे जितना है वो देख लेता है। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ना, देयर आर हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम द जॉइंट स्टॉक बैंक्स। कैसे सर डिफरेंट, कैसे, इधर पे देख लेंगे, आ जाओ फटाफट। कोऑपरेटिव बैंक्स इशू शेयर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला शेयर इशू करता है। और जो जॉइंट स्टॉक बैंक्स है वो शेयर इशू करता है लिमिटेड लाइबिलिटी वाला। इन कोऑपरेटिव बैंक्स वन शेयर होल्डर हैज़ वन वोट वट एवर द नंबर ऑफ शेयर्स ही मे होल्ड। समझो भाई, इन कोऑपरेटिव बैंक वन शेयर होल्डर हैज वन वोट वट एवर द नंबर ऑफ शेयर्स ही मे होल्ड। पकड़ लो, आपने एक शेयर होल्ड किया, ठीक है, तो आप एक ही वोट दे पाओगे। पकड़ लो, आपने 100 शेयर्स जो है वो होल्ड किया, फिर भी आप एक ही वोट दे पाओगे। ये चक्कर है अपने कोऑपरेटिव बैंक्स में, ठीक है। लेकिन जॉइंट सेक्टर में कैसा है सर? द वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स ये पॉजेस। तो जितना आपका शेयर्स है उतना आपका वोटिंग राइट्स है। एक शेयर एक वोट, 100 शेयर 100 वोट। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई मेरे? ये किसके लिए है? ये जॉइंट स्टॉक बैंक्स के लिए है। ओके, इसके बाद फटाफट देखते हैं हम लोग इधर पे। कोऑपरेटिव बैंक्स आर जनरली कंसर्न्ड विद द रूरल क्रेडिट एंड प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्टिविटीज़, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक जनरली जो है ना, वो कंसर्न किस चीज़ के लिए होता है बताओ? रूरल क्रेडिट के लिए होता है। प्रोवाइडिंग फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते किसको? हाँ जी, किसको? एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को, ठीक है। रूरल एक्टिविटीज़ जो है उनको फिनेंशियल असिस्टेंस सर्व करता है। और लोन्स भी किनको देता है? रूरल एरियाज़ को। समझ में आ रहा है ना? रूरल क्रेडिट। अभी देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है वो लोग क्या करते हैं? प्राइमरली कंसर्न्ड विद द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये ट्रेड रिलेटिंग एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है उनको वो लोग फिनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। क्लियर है? कौन सर? जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब इधर आ जाओ। कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर। ये फेडरल होता है कोऑपरेटिव बैंकिंग। Primary credit societies are at the lowest rung. Then there are central cooperative banks at the district level and state cooperative banks at the state level. Joint stock banks do not have such a federal structure. ये जो cooperative banking sectors है ना, ठीक है, ये डिवाइडेड है। अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग प्रकार के वो लोग बैंक बिठा के रखते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि फेडरल इन स्ट्रक्चर। कहीं पर भी आपको लाइफ में फेडरल इन स्ट्रक्चर दिख जाए ना, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। फेडरल इन स्ट्रक्चर मतलब होता है कि उसका जो पावर है ना वो डिवाइडेड है, समझे? वो डिवाइडेड है विद इन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है, इसको कंट्रोल कौन कौन करता है? स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, बोथ हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं कि बस स्टेट कंट्रोल करता है या फिर सेंट्रल कंट्रोल करता है, दोनों मिला के कंट्रोल करता है, ठीक है। एकदम नीचे वाले एरियाज में ना, जहाँ पे बहुत कम डेवलपमेंट वाला चक्कर है, समझ में आ रहा है, वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में हेल्प चाहिए। वहाँ पे क्या होता है? देखो, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ जो है डेवलप करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बिठा के रखते हैं, ठीक है। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एट द स्टेट लेवल। समझ में आ रहा है? और जॉइंट स्टॉक जो है ना, जॉइंट स्टॉक बैंक्स डू नॉट हैव सच फेडरल स्ट्रक्चर। उनको इतना मतलब भारी प्रकार फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है उनका। समझ में आ रहा है? अब इधर आ जाओ।
कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आर लोकेटेड इन विलेजेस spread over the entire country. Joint stock banks are the branches mainly concentrated in urban areas, particularly in the big cities. Joint stock जो banks है वो completely अलग है ना बेटा कोऑपरेटिव बैंक से, क्योंकि ठीक है वो जो है ना वो कहाँ पर सेटअप होता है, always in the village areas, right, for providing financial assistance to the villagers, right, so to the rural areas, right, to the rural people. And what about the joint stock banks? Joint stock banks are mostly concentrated in a particular developed area, for example like urban areas like big cities, Delhi, Mumbai, Kolkata. ठीक है, समझ में आ रहा? क्लियर है भाई? अब इधर आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक देख लेते हैं। स्ट्रक्चर भाई इधर से देख लेना है, स्ट्रक्चर कैसा है कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जो है इनका स्ट्रक्चर कैसे कैसे है, डिवाइड टू टू पार्ट्स। ये कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जो है ये डिवाइड टू टू पार्ट्स, एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड द नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ये तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का दो टर्म्स है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। इसका भी अलग अलग है, देखो ये इधर पे खत्म हो जाता है, ये इधर पे खत्म हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म्स का देखो स्टेट कोऑपरेटिव है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है। अभी इधर पे पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, है कि नहीं? क्लियर है स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया भाई मेरे, ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। एक है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और बताओ एक है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, एक है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो फटाफट पर लेंगे हम लोग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। दिस बैंक्स आर ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट करता है। ठीक है, नाउ दिस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है दिस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन और मिक्स्ड कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर है? हाँ जी बताओ फटाफट। हाँ, ये जो है इन दी फर्स्ट द मेंबर्स ऑफ द बैंक आर दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओनली, ये वाला बात करें। कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन जो है ना, इसमें जो मेंबर्स रहते हैं ना वो कौन रहते हैं पता है? वो जो मेंबर्स है वो खुद ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर दी मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन। क्लियर है? हाउएवर इन द सेकंड, मतलब ये वाला मिक्स्ड कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, यहाँ पे यार इंडिविजुअल्स भी रहते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी रहते हैं एज ए मेंबर। ठीक है, को इंडिविजुअल्स भी रहते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी रहते हैं एज ए मेंबर, दोनों का शेयर्स है, इंडिविजुअल्स का भी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी। अब इधर आ जाओ, द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लेंड मनी मेनली टू द एफिलिएटेड प्राइमरी सोसाइटीज़ विद टिपिकल लोन टेन्योर लेंडिंग बिटवीन 1 to 3 years। ठीक है, तो लोन टेन्योर कितना होता है? 1 से 3 साल तक का लोन टेन्योर होता है। कौन देता है लोन? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और किसको देते हैं लोन? हाँ जी, हाँ, टू दी प्राइमरी सोसाइटीज। ठीक है, एफिलिएटेड प्राइमरी सोसाइटीज, इसका मतलब क्या होता है कि हाँ जी ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, इसके साथ जिस सोसाइटी का, जिस प्राइमरी सोसाइटी का टाई अप है उसको लोन देते हैं। ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स लोन देते हैं टू दी प्राइमरी सोसाइटीज। टेन्योर कितना होता है? 1 से 3 साल तक का। क्लियर है? क्लियर है भाई मेरे? हाँ जी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देख ले फटाफट। दिस बैंक ऑर्गेनाइज्ड and operated at the district level and rest at the top of the hierarchy in the cooperative credit structure. ठीक है, with the help of state cooperative bank, the RBI funds the cooperative institutions. These banks also gets loans at the interest rate of 1% to 2% lower than the standard bank rate. देखो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है और स्टेट लेवल पे भी रहता है। अभी समझो एक चीज़, यहाँ पे RBI जो है ना वो फंड प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, और ये जो फंड प्रोवाइड करता है ना RBI, ठीक है, फंड प्रोवाइड करता है किसको? कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को। नाउ दिस बैंक्स ऑल्सो गेट लोन एट इंटरेस्ट। अभी देखो बैंक क्या दूसरे जगह से लोन लेता है? ऑब्वियसली लेते हैं भाई मेरे, बैंक्स भी लोन लेते हैं। अभी देखो दिस बैंक्स ऑल्सो गेट लोन एट एन इंटरेस्ट ऑफ रेट 1% 2% लोअर देन द स्टैंडर्ड बैंक रेट। ठीक है, तो इन बैंक्स के लिए ना ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, इनको लोन भी मिल जाता है। ठीक है, और इनका इंटरेस्ट जो है ना वो 1% to 2% रहता है, नॉर्मली लोअर देन द स्टैंडर्ड बैंक रेट। क्लियर है? नॉर्मली जो बैंक रेट्स है उससे कम ही है। क्लियर है? दिस बैंक्स ऑल्सो गेट लोन्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 1% to 2% लोअर देन द स्टैंडर्ड बैंक रेट। क्लियर है भाई? यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहा है तो वही पॉइंट्स मार्क कर लेना। ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक देख लेते हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक में क्या बताया कि दिस ऑफर क्रेडिट सर्विसेज इन द अर्बन एंड सेमी अर्बन रीजन। ठीक है, ये जो है ना प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ये अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज को क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है, दस दे डू नॉट कंसिडर एज एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो
अभी बहुत सारे जो बच्चे हैं ना उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने सर पढ़ा था कि सर ये जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, यहाँ पे सर अर्बन लिखा है सर, सेमी अर्बन लिखा है सर, बहुत हायर वर्ड्स लिखा है सर लेकिन तो सर हमने कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज जो है ना वो तो सर विलेज लेवल पे काम करते हैं। तो अगर सर वो बस विलेज लेवल पे काम करते हैं, यहाँ पर सर कैसे दिखा रहे कि अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं वो लोग। तो भाई को बताना चाहता हूँ मैं, सुनो अच्छे से, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो है ना वो छोटा वर्जन है किस चीज का, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स का। ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स एक इवोल्यूशन है किस चीज का, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज का। अब एक चीज याद रखना, कब ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक बन जाता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये भी बन जाता है, ये ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो जाता है, जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई नहीं होता, वैसे एग्जैक्टली सेम। याद रखना हमेशा, जब ना ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज का पेड अप शेयर कैपिटल जो है, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल वो फॉर्मेशन कैसे होता है वो लोग तो शेयर इशू करते हैं ना, मैंने पहले भी बताया था। तो उनका जब पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व है ना, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व जब वो 1 लाख तक पहुंच जाए, 1 लाख रीच कर जाए, तब वो ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो जाएंगे किस कहां पे, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स पे। समझे, क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है बच्चों का? अगर अभी भी डाउट है तो मेरे को कमेंट करिए। अभी देखो इधर से, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो है इनको हम लोग एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज नहीं पकड़ते हैं, बिकॉज दे ओनली गिव लोन्स टू द अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है, रीजन्स। Primary cooperative bank receive concessional refinance services from RBI and IDBI from time to time for them to offer housing loans and other types of loans that can be used by small businesses. ठीक है, तो RBI और IDBI का भी हेल्प मिलता है किसको, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स को, सो दैट वो लोग ऑफर कर पाए। किस प्रकार का ऑफर कर पाए सर, किसको ऑफर कर पाए, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस को ऑफर कर पाए। किस प्रकार का सर, ऑफरिंग हाउसिंग लोन्स, ठीक है, हाउसिंग लोन्स दे पाए, हाउसिंग लोन्स एंड अदर टाइप्स ऑफ लोन्स। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स देख लेते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का मतलब क्या होता है, देखो, द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टायर्स, 3 टायर्स में डिवाइडेड है। एक है प्राइमरी, स्टेट एंड सेंट्रल। Now this offer credit services to the farmers for developmental purposes। अपना ये ज़मीन को डेवलप कैसे कर पाए उस चीज़ के लिए किसको मिलता है, फार्मर्स को। तो ये याद रखिए, ये आ जाएगा एग्जाम में 100%। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स किनको सपोर्ट करता है, किसके लिए होता है, किन लोगों के लिए होता है, हु गेट्स द बेनिफिट फ्रॉम आउट ऑफ इट। Now your answer should be the farmers gets the benefit out of it. Okay, for what purposes sir? The purpose is development of lands, ठीक है, developmental purposes। अब देखो, they use to be regulated by RBI as well as state government. However, this responsibility was recently transferred to the National Banking of Agriculture and Rural Development, NABARD। तो NABARD के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया। कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, इसको रेगुलेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो है ना, इनको रेगुलेट पहले कौन करते थे, RBI एंड स्टेट गवर्नमेंट। RBI और स्टेट गवर्नमेंट मिल के रेगुलेट करते थे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को। तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार बहुत हो चुका है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया। किसको ट्रांसफ़र कर दिया सर, NABARD को, NABARD। NABARD का फुल फॉर्म बताओ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ NBFCs देख लेंगे हम लोग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ NBFCs बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ NBFCs फटाफट देख लेते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। NBFC क्या है पहले मेरे को ये बता दो, मैं बताऊंगा सबसे पहले। नहीं, तुम नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा सबसे पहले NBFC क्या है। यहाँ पे जो ना NBFC बहुत कम मात्रा में दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो कंप्लीट बैकग्राउंड है या फिर बहुत डिटेल में रियल जो डिटेल्स है, नॉलेज जो है, वो हम लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे अपने को मिलने वाला है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे मिलने वाला है, इकोनॉमिक्स के ही अपने सब्जेक्ट में, EBCL वाला सब्जेक्ट में, ठीक है। अभी देखना एक चीज़, NBFC क्या होता है, मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको आसानी हो जाए पढ़ने के लिए। NBFC क्या हो जाता है ना, NBFC वो बंदे हैं जो कि यार दिखते तो है बाहर से बैंक जैसे, लेकिन अंदर मतलब अगर आप झांक के देखो तो बैंक नहीं होता है। बाहर से लगते हैं दिखने में बैंक है भाई मेरे यार, पूरा बाहर से मतलब दूर से देखा तो बैंक नज़र आ रहा था, सामने गया तो NBFC निकला। समझ में आ रहा है, दूर से देखा तो मेरे को बैंक नज़र आ रहा था, सामने गया तो देखा NBFC है। कैसे सर, बिकॉज आई टेल यू समथिंग,
एनबीएफसी जो है ना पूरे बैंकिंग सर्विस देते हैं, बैंक जैसा सर्विस देते हैं, सब प्रकार का सर्विस नहीं देते हैं, बैंक जैसे सर्विस देते हैं एनबीएफसी, ठीक है। लेकिन वो बैंक नहीं होते, क्योंकि यार उनके पास ना बैंकिंग लाइसेंस नहीं रहता, गवर्नमेंट उसको बैंकिंग लाइसेंस ही नहीं रेगुलेट मतलब नहीं देते हैं। आरबीआई जो है उनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं देते हैं। क्यों सर? क्योंकि वो एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब सर नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, समझ में आ रहा है? नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाम में ही तो है काम। अभी इधर आ जाओ, क्या क्या लिखा है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फटाफट। एनबीएफसीज आर कैटेगराइज्ड इनटू, देखो एक नंबर, in terms of types of liabilities into deposit and non-deposit accepting NBFCs. Non-deposit taking NBFCs by their size into systematically important and other non-depositing holding companies. C. By kind of activity they conduct. तो NBFC 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली। अगर मैं आपको बताऊँ ना कि यार 3 प्रकार के होता है, ये जस्टिफाइबल नहीं होगा। 3 प्रकार के नहीं होते, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं ये 3 प्रकार का जो यहाँ पे डिस्टिंक्शन दिया है, इन 3 प्रकार में अलग अलग भिन्न अंदर में और टाइप्स ऑफ NBFCs है। इतना समझ में आ गया ना आपको? तो नंबर ए वाला क्या है आपको बता दूँ मैं। नंबर ए वाला क्या है यहाँ पे? नंबर ए वाला बंदा है कि ए बता रहा है कि यार एनबीएफसी वो है ना। ए सुनो, ए क्या बता रहा है? ए बता रहा है कि एनबीएफसी वो है, एनबीएफसी का ये एक टाइप है, एक नमूना है एनबीएफसी का। समझो, एनबीएफसी जो है ना डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हो सकता है, ये एक प्रकार का एनबीएफसी है। ये हो गया ए। बी क्या कहता है? बी होता है कि यार नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो है ना, इनके साइज़ के हिसाब से अपन को डिस्टिंग्विश करना है, समझे? और थर्ड में क्या बोला? थर्ड में ये बोला कि उनका जो काम काज है ना, उसके हिसाब से पता चलता है कि वो लोग कौन से टाइप से एनबीएफसीज है, ठीक है। थर्ड बोलता है कि एक्टिविटी के हिसाब से अपन वो लोग डिस्टिंग्विश करते हैं बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दे कंडक्ट। इतना समझ में आ रहा है? तीनों बोल दिया मैंने। अभी इनके अंदर में बहुत सारे हैं। अभी इंपॉर्टेंट तो अभी स्टार्ट होगा ना, इंपॉर्टेंट क्या है एग्ज़ाम के लिए, वो अभी स्टार्ट होगा। अभी तो बस टीज़र था, ट्रेलर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इधर आ जाओ, एसेट फाइनेंस कंपनी देखते हैं। AFC इसको कहते हैं, एसेट फाइनेंस कंपनी इज अ टाइप ऑफ NBFC। ये क्या करते हैं सर? ये देखो, मैं नाम बताऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको रीड करना है, ठीक है? आपको रीड करना, मैं आपको बता दूंगा ये क्या है। एसेट फाइनेंस कंपनी क्या होता है ना, आप कोई भी टाइप का इंडस्ट्री चला रहे हो यार, आपको एसेट्स का दरकार होता है कि नहीं? हाँ जी, एसेट्स का दरकार होता है कि नहीं? आप कोई भी फैक्ट्री चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो यार, आपको एसेट्स का दरकार होता है कि नहीं? मशीनरी एसेट्स का दरकार होता है कि नहीं? बताओ फटाफट। जनरेटर्स, मशीन्स, ट्रैक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स, कितने प्रकार के एसेट चाहिए होता है? देखो इधर पे थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको ऊपर से। ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, मशीन्स, जनरेटर्स, एक्सेट्रा, ठीक है। कितने टाइप के एसेट्स चाहिए होता है, तो उन एसेट्स को फिनेंस कौन करता है? एसेट फाइनेंस कंपनी। अगर आपको एसेट्स चाहिए ना, एसेट्स के ऊपर लोन चाहिए, तो एसेट फाइनेंस कंपनी के पास जाना है आपको, वो आपको फिनेंशियल हेल्प कर देगा। अभी यहाँ पर एक वर्ड है जो कि है फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट का मतलब क्या, मैं आपको बता दूँ फटाफट। फिजिकल एसेट जो है ना, जैसे कि फिजिकली जो एसेट्स है वो समझदार हो, समझोगे। अभी बहुत बंदे होंगे ना ऐसे सोच सकते हैं कि यार सर अपने जो कंपनी का शेयर्स है ना, वो भी तो एक प्रकार का एसेट्स है सर, तो वो ख़रीदने में हेल्प करेगा। बेटा फिजिकल एसेट, ठीक है, वो वाला एसेट नहीं है, फिजिकल एसेट चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, जनरेटर्स, वो वाला। शेयर्स डिबेंचर्स वाला चक्कर नहीं होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी इन्वेस्टमेंट कंपनी देखते हैं। इधर आ जाओ। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कंपनी बताओ फटाफट। IC मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ अ financial institution carrying on as its principal business the acquisition of securities। ये होता है ना भाई शेयर्स वाला बात। इधर आ जाओ, इन्वेस्टमेंट कंपनी ये हेल्प करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है? इसका प्रिंसिपल बिजनेस यही होता है कि वो शेयर्स एक्वायर करे, सिक्योरिटीज़ एक्वायर करे, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी किसी भी प्रकार का हो सकता है। अभी यहाँ पे जो मेंशन्ड है वो मेंशन्ड है कि यार सिक्योरिटीज एक्वायर करते हैं। तो सिक्योरिटीज इन अ सेंस मतलब सिक्योरिटीज में बहुत सारी चीज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, ये आता है, वो आता है, बहुत सारे प्रकार के सिक्योरिटीज आते हैं जो कि एक कंपनी इशू करता है। समझ में आ रहा है? तो हर प्रकार का सिक्योरिटी जो है ये जो है एक्वायर कर लेता है। समझ में आ रहा है? इसका प्रिंसिपल बिजनेस यही है, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। समझ में आ रहा है? अभी देखो, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्वायर करे, ये होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। लोन कंपनी बताओ फटाफट। लोन कंपनी मतलब मीन्स एनी कंपनी विच इज financial institutions carrying on as its principal business the providing of finance whether by making loans or advances or otherwise for any activity other than its own but do not include an asset finance company।
ठीक है, ये लोन देता है, ये हर तरह का लोन और एडवांसेस देता है, हर तरह का लोन और एडवांस देता है, लेकिन इट डज़ नॉट इंक्लूड एसेट फाइनेंस कंपनी। एसेट फाइनेंस कंपनी भी तो लोन देता है ना, लेकिन वो तो एसेट्स के ऊपर देता है, लेकिन ये जो लोन कंपनी है वो हर किसी के चीज़ के ऊपर देता है। समझ में आ रहा है? हाँ, लोन कंपनी के अंडर में ये एसेट फाइनेंस कंपनी मत घुसेड़ देना, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। डज़ नॉट इंक्लूड एन एसेट फाइनेंस कंपनी। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ। एसेट्स को अक्वायर करने के, अगर आपको एसेट्स के ऊपर एक्वायर करने के लिए आपको लोन चाहिए तो कहाँ पर जाना है? सीधा एसेट फाइनेंस कंपनी में जाना है। क्लियर है भाई? अभी देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, यहाँ पे क्या बता रहा है? IFC इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी which deploys at least 75% of its total asset infrastructure loans, has a minimum net owned fund of rupees 300 crore, has a minimum credit rating A or equivalent, ठीक है, and a CRA of 15%, ठीक है। ये इसका स्पेसिफिकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का। मोस्टली आपको अगर बता दूं मैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स देता है। किस प्रकार का लोन्स देता है? इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स देता है। जैसे कि आपको बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, आपको बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्री बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पे वो लोन देता है, ठीक है, ठीक है। तो इनका जो इन कंपनीज़ का देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का टोटल एसेट क्या होगा? 75% तो लोन देता है, लोन के ऊपर चलता है। समझ में आ रहा है ना? 75% वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देता है। और इसको समझो एक चीज़, उसका मिनिमम नेट ओन फंड कितना है? 300 करोड़। और मिनिमम क्रेडिट रेटिंग, देखो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है अगर मैं आपको बताऊँ यार, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? वो सभी में पढ़ने को मिलेगा आपको, सभी में पढ़ने को मिलेगा। एक कंपनी जो है ना, उसका कामकाज कैसा है, ठीक है, किस प्रकार का कंपनी है, उसका एक रेटिंग होता है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव लेवल पे। तो क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से उसको A+ होना, मतलब A होना चाहिए और इक्विवेलेंट A या फिर A के इक्विवेलेंट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का रेटिंग। समझ में आ रहा है? क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए A प्रकार का। देखो समझो, एक अच्छे से समझो, फिनेंशियल कंपनीज जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई? हाँ जी, हाँ, लोन देते हैं, राइट, फिनेंशियल सर्विसेज देता है, हर प्रकार का फिनेंशियल सर्विसेज देता है, राइट, NBFCs। अभी समझो एक बार, तो एक कंपनी जो फिनेंशियल सर्विस देता है ना, तो मेरे को क्रेडिट समझो, क्रेडिट रेटिंग समझो। क्रेडिट पहले मैं समझाता हूँ। वो जो अपना फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, फिनेंशियल कमिटमेंट्स है, वो कितना फुलफिल कर पाएगा, उसका एबिलिटी बताओ मेरे को, उसका एबिलिटी बताओ। इस कंपनी का मेरे को एबिलिटी जानना है, मेरे को एबिलिटी बताओ। तो उस कंपनी का फिनेंशियल एबिलिटी जो है, हम लोग कैसे मेजर करेंगे उसको? क्रेडिट रेटिंग से हम लोग मेजर करते हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो क्रेडिट रेटिंग होता है, A+, ऐसा करके जो है ना, क्रेडिट रेटिंग अलग अलग होता है। क्रेडिट रेटिंग कौन देता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देते हैं क्रेडिट रेटिंग। समझ में आ रहा है भाई? क्रेडिट रेटिंग जो है बहुत बड़ा टॉपिक का है। ये जो है अपने को एक पूरा चैप्टर है इसके बारे में, सभी में, ठीक है, सिक्योरिटी लॉ में है, अपने एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ने वाले। फिलहाल के लिए इतना तक समझ लेते हैं, ठीक है। अभी आओ, उसका CRAR 15% होना चाहिए। तो सर ये CRAR क्या होता है सर? तो CRAR क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, ठीक है, उसका होना चाहिए 15%, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ जी, इतना क्लियर है, इतना तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आज की वीडियो में ना हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे बाकी जितना है, ठीक है। आज का वीडियो इतना तक रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ तक अगर डाउट है आपके पास, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि सर हाँ जी डाउट है, यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर दूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस।